साथियों, आज सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी क्रांतिवीर आदरणीय देव सिंह रावत जी देहरादून पहुंचे हुए हैं। और देव सिंह रावत जी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वो योद्धा थे जिन्होंने ऐतिहासिक जंतर मंतर पर पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए 7 वर्ष तक धरना दिया था। और आज वो देहरादून है। उनके सानिध्य में जब मैं छात्र जीवन मेरठ विश्वविद्यालय का छात्र था, मुझे भी ऐतिहासिक जंतर मंतर पे कई बार शरीक होने का मौका मिला। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है देहरादून में। आपका भी स्वागत है, बहुत धन्यवाद जी। रावत जी, राज्य बने हुए 24 साल हो गए और 25वीं वर्षगांठ राज्य ने यानी शैक्षिक अवस्था से अब युवा अवस्था में पहुंच चुका है। इन 25 सालों में राज्य ने क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आपने 7 वर्ष तक लगातार दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पे धरना दिया था। तो आप कहाँ पाते हैं राज्य को, जो 24 साल पहले का राज्य और अब के राज्य में कितना अंतर आप पाते हो? धन्यवाद बिष्ट जी। हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य गठन के जिस सपने को लेकर उत्तराखंड के लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष करके जो दमनकारी सरकार थी उसमें राव मुलायम की, उन सरकारों और अन्य सरकारों को मजबूर किया उत्तराखंड राज्य गठन के लिए। जहाँ खोया और पाने की चर्चा है, तो हमारा सबसे बड़ा पाने का ये है कि जिस पहचान के लिए उत्तराखंड के लोगों ने पहली बार अपनी पहचान के लिए कई शताब्दियों के बाद, पहले हमारे लोग लड़े होंगे छोटे मोटे राजे रजवाड़ों के लिए, अपने पट्टी के लिए, अपने गढ़ों के लिए, राजाओं के लिए, उसके बाद लड़े अंग्रेजों के लिए, उसके बाद देश के लिए लड़े, और पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने हक हकूकों के लिए लड़े तो उत्तराखंड राज्य गठन जन आंदोलन के रूप में। और इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि इस लड़ाई की तमाम ध्वजवाहक वो लोग रहे, और वो ध्वजवाहकों में रघुवीर बिष्ट जैसे नौजवान युवा जिन्होंने अपने बचपन का में एक सपना देखकर उत्तराखंड राज्य को गठन करने का, अपनी पहचान का, अपने सम्मान के, अपने विकास की लड़ाई को लड़ने का सपना देखा था, वो आज इस देहरादून में भी बैठकर उत्तराखंड की इस मुहिम को, उस सपने को धरातल पे उतारने के लिए संघर्षरत है। ऐसे सैकड़ों युवा आज उत्तराखंड के उसमें लगे। भले ही 24 सालों में यहाँ की सरकारों ने, भाजपा और कांग्रेस की तमाम सरकारों ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया हो, परंतु सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, हमने अपना एक पहचान पाई, अपना सम्मान पाया। और इसको दिशा न देने का काम जो हुआ वो हमारी जनता की कुछ कमजोरियां रही, या जो जिन लोग नेतृत्व कर रहे थे उनकी कमियां रही कि वो उस ढंग के संगठन नहीं दे पाए जिस ढंग के संगठन झारखंड से लेकर तेलंगाना की आंदोलन के ध्वजवाहकों ने दिए। आज यहाँ पर जो निराशा छाई हुई है जनता में, वो इसलिए छाई हुई है कि उन सपनों को साकार करने के लिए, चाहे राजधानी गैरसैंण का मामला हो, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार का हो, पलायन पे अंकुश लगाने का हो, यहाँ सुशासन का हो, यहाँ पे अंकिता भंडारी जैसे जघन्य कांड न होने पाए, या यहाँ पे कि राजनीतिक दल जन सेवक बनकर न उभर पाए, इन तमाम चीज़ों से जो छटपटाहट है। पर इसके बावजूद ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद आज भी जो उत्तराखंड को, उन सपनों को साकार करने के लिए ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे रघुवीर सिंह बिष्ट जो हमारे एक अच्छे साथी रहे देहरादून में, जिन्होंने राजधानी गैरसैंण के लिए संघर्ष अभियान का संयोजक किया और बहुत लंबा ऐतिहासिक संघर्ष है। यहाँ के गांवों से लेकर खलिहानों तक यहाँ के आत्मसम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो रघुवीर बिष्ट जैसे नौजवान लड़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों की दलदल से उठकर उत्तराखंड के आत्मसम्मान के लिए और संघर्ष
में कहीं कोई आवाज़ सुनाई देती है तो रघुवीर बिष्ट जैसे नौजवानों की है। तो बिष्ट जी, ये एक सामान्य चर्चा है। जी जी। हम देहरादून आए तो ये सोचा कि देहरादून क्या है। देहरादून में हमारी नज़र में ये कल से मैं ये सोच रहा था कि एक तस्वीर देखूं। यहाँ पे हमने देखा गढ़वाल कमिश्नरी के अभी यहाँ कैंप कार्यालय है। तमाम राज्य गठन के पहले जो हमारे सीमांत जनपदों में, पर्वतीय जनपदों में कार्यालय थे, वो कार्यालय अब उठ के देहरादून आ गए। देहरादून क्यों अभिशाप बना उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं? धन्यवाद रावत जी। जैसे कि आपने बताया कि जिस पहचान के लिए हम लड़ रहे थे, निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य प्राप्त होने के बाद वो पहचान हमें प्राप्त हुई, क्योंकि अविभाजित उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारे पर्वतीय जनपदों की उपेक्षा होती थी। चाहे गणतंत्र दिवस की परेड रही हो, उसमें हमारे पर्वतीय जनपद के लोगों को वो अवसर नहीं मिल पाता था। लेकिन अलग राज्य बनने से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को गणतंत्र दिवस की पर दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से ये पहचान मिली। लेकिन जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। 24 साल राज्य को बने हो गए, लेकिन शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण अभी तक नहीं मिल पाई। हमारे साथ ही दो अन्य राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिनके राज्य पुनर्गठन बिल में उनकी राजधानियों का जिक्र था। लेकिन उत्तराखंड ऐसा स्वतंत्र भारत का ऐसा अभागा राज्य है जिसकी राज्य पुनर्गठन बिल में राजधानी का जिक्र नहीं है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि देहरादून की आज क्या स्थिति है, निश्चित रूप से राजधानी गैरसैंण घोषित न होने से जो देहरादून का जो क्षेत्र था आज के देश में प्रदूषित हो चुका है। अफसोस इस बात का कि जो आंदोलनकारी शक्तियां थी, हम लोगों की भी कमजोरी रही कि जब यह मुख्यमंत्री आवास बन रहे थे, जब गवर्नर हाउस बन रहा था, जब विभागों के यहाँ हेडक्वार्टर्स बन रहे थे, उस समय हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया कि यहाँ नहीं बननी चाहिए, और लगातार बिल्डिंगें बनती रही, लेकिन हम शांत बैठे रहे। देव सिंह रावत जी का इतिहास उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रति उन्होंने अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था, पूर्णतः समर्पित थे। और मैं एक चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि एक बार यह अवसर प्राप्त करवाया था माननीय हरीश रावत जी ने उनसे कि भाई आपको हम विधायक का टिकट देंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं, अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो तो जो जनाकांक्षा थी, जो गैरसैंण जीवात्मा है राज्य की, शहीदों की सपनों की राजधानी, सबसे पहले शहीदों की सपनों की राजधानी गैरसैंण बनाइए, मुझे पद की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह के त्याग जिन्होंने त्याग किया इस राज्य के लिए, वो आज चिंतित है कि वास्तव में जिन उद्देश्यों के लिए, जिस अवधारणा के साथ ये राज्य का गठन हुआ था, वो आज कहीं पूरी नहीं हो रही। हम सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए वहाँ के लोग लखनऊ में बंद एसी कमरों में रह करके पर्वतीय जनपदों के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। अगर हमारा राज्य बनेगा तो वहाँ हिमालय को जानने वाले लोग होंगे, जो वहाँ के गाढ़ गदरों की जिनको समस्या होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी 24 साल गुजरने के बाद जो योजनाएं लखनऊ में बंद एसी कमरों में बन के तैयार होती थी, आज वही परिपाटी, वही कार्य संस्कृति देहरादून के बंद एसी कमरों में बैठ करके हो रही है। और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि 2003-04 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भवन निर्माण हुआ था, और वो भवन निर्माण के लिए 4.25 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी। वो 4 लाख स्वीकृति जो है देहरादून के धर्मपुर के लिए भी हुआ था, आपका रायपुर के लिए भी हुआ था, और एक जो पर्वतीय जनपद का सुदूर गांव है जहां 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ता था, रेत, सीमेंट, सरिया 15-15 किलोमीटर की ढुलाई थी, वहां तक कोई सड़क मार्ग नहीं था, उसके लिए भी 4.25 लाख रुपए स्वीकृत हुई। यानी कि पर्वतीय जनपदों का मानक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मानक और मैदानी जनपदों का आज भी एक समान है। विधायक निधि आप ये देखो, धर्मपुर एरिया को लगाओ तो दिन में 3 चक्कर आप पूरी विधानसभा के काट सकते हो, उनके लिए भी 4.25 करोड़ रुपए विधायक निधि। और जो हमारे पर्वतीय जनपद जहां 4-4 दिन तक भी आप अगर ब्रांच रोडों पे भी जाओ तो 4 दिन तक एक विधानसभा का भ्रमण नहीं हो सकता, उसके लिए भी 4.25 करोड़ रुपए। एक विधायक को
सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए शहर के लिए भी, मैदानी क्षेत्रों के भी मिलते हैं, और वही पर्वतीय जनपदों के लिए भी। तो यानी कि हम सोचते थे कि राज्य बनने के बाद पर्वतीय जनपदों के, विशेषकर पर्वतीय जनपदों के अनुसार नीतियां बनेंगी, लेकिन अफसोस कि 24 साल बाद भी वो कहीं धरातल पे नहीं उतरी। तो आपसे और जानना चाहता हूं कि आपको क्या क्या खामियां नजर आई। सबसे बड़ी बात यह है, खामियों की बात नहीं, आज हमें याद आते हैं बहादुर राम टमटा जी, इंद्रमणि वडोनी जी, कौशल्या डबराल जी, वो तमाम साथी जिन्होंने उस राज्य के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। इस राज्य की सबसे बड़ी त्रासदी ये रही कि दिल्ली के आकाओं ने इस राज्य में यहाँ के कुशल नेतृत्व के हाथों में राज्य सौंपने के बजाय परमार जैसे शासकों के हाथ में राज्य सौंपने के बजाय केवल ऐसे लोगों को यहाँ अपना भरत बनाया जिन्हें प्रदेश के हक हकूक़ों से ज़्यादा उत्तराखंड अपने दिल्ली के आकाओं की और अपने सत्ता लोलुपता की ज़्यादा चिंता रही। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब वो पीढ़ी भी ख़त्म हो रही है जिसे उत्तराखंड का दर्द महसूस था। आज पूरे उत्तराखंड के सीमांत जनपदों से गांव के गांव वीरान हो रहे हैं, क्योंकि सारे चीज़ें सुविधाएं देहरादून में केंद्रित हो गई। पर्वतीय जिलों में जिला चिकित्सालय तक भी एक प्रकार से बीमार पड़े हुए हैं। अध्यापकों की कमी से लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की मजबूरी में देहरादून की तरफ पलायन कर रहे हैं। गांव में रहने वाले लोगों के लिए न विवाह तक होने की समस्या हो गई। इनका एक ही निदान है कि हमारी जनता इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुने जिनको गैरसैंण में जाने पे ठंड न लगे, जिनको पहाड़ का नाम आते ही बुखार न दे, और इस प्रकार के नौकरशाहों का, जो नौकरशाहों को यहाँ के सेवक होना चाहिए थे, वो मालिक बन गए। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें कई प्रकार के यहाँ पे सेवाओं में रत कर यहाँ की इनकी अकूत संपत्तियाँ इतनी हो गई कि उनकी जांच की कोई पहल नहीं की जाए। मुझे लगता है कि बिष्ट जी जैसे नौजवान अगर प्रदेश के सत्ता में जनप्रतिनिधि होते हैं तो ये त्रासदी नहीं होती है। बिष्ट जी, इसका समाधान क्या नजर आता है आप? जो आपने बहुत ज्वलंत समस्या इन 24 सालों के अंदर दिखाई, निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि इन 24 सालों में कोई विकास नहीं हुआ तो ये उन लोगों के पुरुषार्थ के साथ भी नाइंसाफी होगी। जो कुछ लोग ऐसे थे, अपवाद थे, जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी के साथ नवोदित राज्य के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जहां 2000 में 10,000 किलोमीटर हमारे राज्य की सड़कें थी, आज वो बढ़कर के 60,000 हो गई। लेकिन सड़कें बनी, गांव से उसके लिए सड़क तो जुड़ी, लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं बनी जो शहर से गांव तक के लिए बनी जहां पलायन रुक सके। इन 24 सालों के अंदर 1 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ चुकी है। 1000 गांव वीरान हो चुके हैं, मानवविहीन हो चुके हैं, जिनको घोस्ट विलेज कहा गया। 3500 घरों में पूरी तरह से ताले लग चुके हैं। जैसे आपने भी बहुत सही बात की कि रिटायरमेंट के बाद लोग वहां जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से एनसीआर क्षेत्र में बहुत सारे जो है प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रखा है, लोग रिटायरमेंट के बाद गांव जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि 60 साल के बाद ही बीमारियां शुरू हो जाती है, उनको चेकअप कराना है, मेडिकल चेकअप कराना है। तो आज भी पर्वतीय जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ ब्लड टेस्ट के लिए, आपका अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, ये आज भी जो है मैदानी क्षेत्रों की ओर जाना जाता है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं वो आज रेफर सेंटर बन चुके हैं। वो केवल रेफर कर देते कि आप रेफर, नहीं तो वास्तव में हमारी देवभूमि में तो नैसर्गिक सुंदरता है। वहाँ लोग रिटायरमेंट के बाद जाना चाहते, लेकिन अगर वहाँ हेल्थ सिस्टम बढ़े, अच्छे अस्पताल हों, डॉक्टर हों, तो कम से कम जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद लोग अपना जीवन बिताना चाहते हैं, निश्चित रूप से अगर हेल्थ सिस्टम उत्तराखंड का सही हो तो वहाँ जो है वो जाना जरूर पसंद करेंगे। अफसोस इस बात का कि हमारा उत्तराखंड तो पर्यटन के क्षेत्र में, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, चाहे इको टूरिज्म हो, हर तरह से अपनी ओर आकर्षित करता है।
लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनना चाहिए था जिससे कि हम पर्यटक आकर्षित हो, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना नहीं पाए। आज भी आप देख रहे होंगे कि जो अंग्रेजों के समय के टूरिस्ट स्पॉट है, चाहे मसूरी हो, रानीखेत हो, लैंसीडॉन हो, आज वही पिकनिक स्पॉट जाते हैं। लेकिन हम इन 24 सालों के अंदर कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर पाए कि जो जो 13 सरकार कहती है कि 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, लेकिन वो आज भी जो अंग्रेजों के ज़माने के जो टूरिस्ट स्पॉट है वही है, बाकी और कोई इस तरह का स्पॉट हम बना नहीं पाए। अफसोस इस बात का है कि आज भी 24 साल गुजरने के बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश की सिंचाई नहरें, जो उत्तराखंड की सिंचाई नहरें, उन पर अधिकार जो है आज भी उत्तर प्रदेश का है। यानी कि परिसंपत्तियों का बंटवारा हम नहीं कर पाए, और ऐसे समय पे नहीं कर पाए जब केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार। और हमारा तो सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हमारे उत्तराखंड मूल के हैं। अगर ये परिसंपत्तियों का बंटवारा अगर नहीं होता है तो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद भी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आज भी जो टिहरी डैम की बिजली है उसके हमें केवल 12% जो है उसकी रॉयल्टी मिलती है। कालागढ़ डैम की बिजली जो है आज भी उत्तर प्रदेश ले रहा है। हमारी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, आज भी जो है कई जलाशय हैं, कई नहरें हैं, और ये इवन जो है हरिद्वार का जो वीआईपी घाट है वो भी जो है उत्तर प्रदेश के है। देहरादून में ही आपके नेहरू कॉलोनी में कई ऐसी जमीनें हैं जो आवास विकास की कॉलोनी है, उन पे नियंत्रण जो है आज भी उत्तर प्रदेश का है। तो हम इन 24 सालों के अंदर परिसंपत्तियों का बंटवारा अभी तक नहीं कर पाए। जो हमारी मान अस्मिता की लड़ाई थी कि उत्तराखंड, जो मुजफ्फरनगर जैसे बीभत्स कांड जिन लोगों ने किया है उनको हम सजा तक आज कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए, उनको आप सजा नहीं दिला पाए, ये भी हमारी जो है सबसे बड़ी विफलता रही है। आपने सही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इन 24 सालों में उपलब्धियों की जहाँ बात हो रही है, उपलब्धियाँ यही हुई कि हम नेताओं, भूतपूर्व, जहाँ हिमाचल में इतने सालों से 6 दशक से ज़्यादा समय तक केवल चंद मुख्यमंत्री हुए, यहाँ 1 दर्जन के आसपास मुख्यमंत्रियों की कतार बन गई है। यहाँ पे कोई देश का तमाम अपराधी और भ्रष्टाचारी और यहाँ रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो गई है। यहाँ पे हल्द्वानी से लेकर देहरादून में अवैध बस्तियों की जो एक प्रकार से अंतहीन श्रृंखला बन गई है। यहाँ पे यही नहीं, सरकारें कुंभकर्ण की तरफ किस प्रकार सोती रही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली के बंदर से लेकर आवारा पशु तक यहाँ भेजे गए, जो आज की पूरे खेत खलिहान को उजाड़ने में बद है। यही नहीं, सरकारें कितनी उदासीन हैं। यहाँ सरकार अभी जनवरी महीने में 2025 में ऐलान कर रही है कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू करेगी, और यहाँ खेल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं इस देहरादून में। परंतु सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है रोजगार का। जिस रोजगार के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना था, उसमें यहाँ खेल ये कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की जगह कभी एम्स में राजस्थान के लोगों को भराया जा रहा है, कभी यहाँ पे डाक विभाग में उत्तर प्रदेश और हरियाणा इत्यादि के लोगों को भराया जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या हक होगा? उत्तराखंड का पानी और वहाँ की पर्यावरण के रक्षकों को यहाँ पे बिजली के और पानी को सुलभ कराने, निःशुल्क सुलभ कराने के बजाय दिल्ली के लोगों को निःशुल्क और सुलभ कराया जाता है, और उत्तराखंड के लोगों को ऐसे गड़बड़ मीटरों से हजारों रुपये के अनाप शनाप बिल वसूले जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद भी केवल यही है, वो जो सपना उत्तराखंड के लोगों ने देखा वो सपना साकार जरूर हुआ। अगर उत्तराखंड के लोग जागृत रहे तो आने वाला समय खुशहाल होगा। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जिस मुजफ्फरनगर कांड की चर्चा रघुवीर बिष्ट जैसे नौजवान कर रहे थे, उस मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य खलनायक को जब केंद्र सरकार ने जो कह रही थी संसद में कि उत्तराखंडियों भूलना मत, मुलायम सिंह को मुख्य गुनाहगार को सजा जरूर दिलानी, उस सरकार द्वारा जब पद्म विभूषण दिया जाता है तो उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार में बैठे आसीन लोग उफ तक नहीं करते हैं। विरोध करना तो बहुत दूर की बात, वो उफ तक नहीं करते हैं। जब आवाज, आत्मा की जमीर इतना मर चुका हो कि आवाज तक
कराह तक नहीं निकलती है तो उस समाज को मुर्दानी इस प्रकार की छाई जाती है, तो उसके लिए ज़रूर चिंतित हैं। आने वाले समय कैसा होगा? 25 साल का तो ये जलवा है, आने वाले समय में देहरादून का क्या नक्शा बनेगा कि ये नौकरशाह यहाँ से जनता की सेवा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बिष्ट जी अब बताएंगे कि किस प्रकार की भविष्य की आशा। जो आपने सबसे बड़े एम्स में जो है भारी लोगों की नियुक्ति का मामला उठा, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड वासी पूरे भारतवर्ष में ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन 24 साल में हमारी ईमानदारी पे बट्टा लगा है, ये कहने में मुझे अफसोस भी हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यूकी SSC हो, चाहे उत्तराखंड PCS की परीक्षाएं हों, उन परीक्षाओं में जब 15-15 से लेकर के 35-35 लाख रुपए में पेपर लीक करवाई जा रहे हो, किस तरह का हम समाज दे रहे हैं, किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि उत्तराखंड राज्य की नींव ही गलत हाथों के द्वारा पड़ी है। जब यहाँ विधानसभा के अंदर भाई भतीजेवाद के आधार पर नियुक्तियाँ की गई, यूके SSC से लेकर के यूकी PSC से लेकर के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आधार पर भाई भतीजे आधार पर नौकरियां लगी, और उत्तराखंड चाहे पटवारी भर्ती कांड हो, चाहे दरोगा भर्ती कांड हो, चाहे ये कारबेट वाला घोटाला हो, चाहे श्रम कल्याण विभाग वाला घोटाला हो, चाहे कुंभ का घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण छात्रवृत्ति 500 करोड़ का घोटाला हो, चाहे NH मुआवजा घोटाला हो, यानी कि ये प्रदेश जो है घोटालों का प्रदेश बन गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से कहा भी गया है कि इन डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट व्हाट यू डिजर्व एंड यू गेट द पॉलिटिशियन व्हाट यू डिजर्व। जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि को आप सदन में भेजेंगे उसी प्रकार का जनप्रतिनिधि चुन करके जाएगा, और जिस प्रकार की सरकार को आप चुनोगे उस प्रकार की सरकार मिलेगी। तो निश्चित रूप से इसमें दोषी जो है आम जनता भी है। और एक बार पुनः आपका हम बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप यहाँ देहरादून में आए, और आपका निश्चित रूप से आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से आपने घर परिवार को छोड़ करके पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए लगातार 6 साल तक दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पे धरना दिया, और आपको जब 6 साल धरने पे जो है आपने धरना वहाँ से उठाया था, तो उस समय तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में ही छपा, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना दौर नहीं था। लेकिन उस समय कहा था कि अब देव सिंह रावत का आसरा कहाँ होगा, क्योंकि सारे लोग तो जानते थे उत्तराखंड के लोग कि आपका आसरा जो है ऐतिहासिक जंतर मंतर है। लेकिन जब आप धरना राज्य बनने के बाद धरना स्थल से उठे थे, तो उस समय तमाम नेशनल पेपर में आया था कि अब देव सिंह रावत का आसरा कहाँ होगा। ऐसे कर्मवीर को बहुत बहुत नमस्कार।